वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बायोमोलिक्यूल में का ही टॉपिक है। आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो हम लोगों ने पहले भी बहुत बार बात किया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है। आप लोग बताइए, बायोमोलिक्यूल हम इतना डिटेल में पढ़ा चुके हैं आपको। आज आपको इस लेक्चर में समझ में आएगा कि हम लोगों ने जितना प्रीवियस क्लासेस किया हुआ है वो आपको यहाँ पर बहुत काम आएगा। और कार्बोहाइड्रेट की हमने इंट्रोडक्शन के अलग टॉपिक बनाए हैं, टाइप के अलग, मोनो, डाई, पॉली के अलग अलग हम लोग स्लाइड्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि ये आपकी एक ही स्लाइड है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा बायोमोलिक्यूल है बताइए। दो बायोमोलिक्यूल पढ़े थे हम लोग, एक पढ़े थे हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल और एक पढ़े थे हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक तरह का क्या है, वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल है और ऑर्गेनिक नेचर का है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ कार्बो का मतलब क्या है, कार्बन, और हाइड्रेट्स का मतलब क्या है, वाटर। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जिनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब क्या है। पॉली का मतलब हमने कई बार आपको बताया है कि पॉली का मतलब होता है मेनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल, मतलब पॉली का मतलब मेनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप, और एल्डिहाइड का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप की यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको जैसे इस ग्लूकोज़ का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज़ क्या है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, ग्लूकोज़ का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है। इसके फर्स्ट कार्बन पे क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप को हम कैसे पहचानेंगे कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो उसका फॉर्मूला है COH और H अगर रहा तो आप समझोगे एल्डिहाइड है। अगर यहाँ C डबल बॉन्ड O रहा तो वो कीटोन होगा। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड यहाँ पर क्या है, पॉली और पॉली हाइड्रोक्सी क्यों बोले हैं। एल्डिहाइड का मतलब समझ में आ गया। अब पॉली क्यों बोला गया, पॉली का मतलब मेनी। अब मेनी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए OH क्या है, OH यहाँ पर कई बार है तो इसीलिए कहा गया है पॉली। और हाइड्रोक्सी क्यों बोला गया है, क्योंकि OH ग्रुप है, बार बार रिपीट। ठीक है, तो इसीलिए पॉली हाइड्रोक्सी बोला जाता है, और एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, इसलिए एल्डिहाइड बोला जाता है। तो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होगा। अगर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O रहा तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन ग्रुप। या हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हाइड्रोलाइज करने पर हमको क्या मिलेगा, कीटोन मिले, या तो फिर क्या मिले, हमको एल्डिहाइड ग्रुप मिले। लिखा है ना यहाँ पर, कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैन हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर क्या है, जब ब्रेक डाउन होगा तो हमें क्या होगा, जब वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि इसका डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। दूसरी बात, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सॉल्युबल होता है इन वाटर। और क्या, कौन सा टेस्ट, आप कोई भी शुगर खाते हैं तो कैसा होता है, मीठा टेस्ट होता है उसका, तो क्या है, स्वीट टू टेस्ट। दूसरी अगर हम बात करें तो आपको हमने पहले भी बायोमोलिक्यूल में कई बार बताया था कि बायोमोलिक्यूल जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सब से मिले होते हैं, लेकिन हर एक अलग अलग बायोमोलिक्यूल अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना होता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इनका जो रेशियो है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 2:1 होता है। अगर कार्बन के साथ हम करेंगे तो 1:2:1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि कार्बोहाइड्रेट का जो मीन है वो क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसको बहुत कम ही बताया जाता है। ठीक है, अब ज़्यादातर हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन जब वाटर के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो आप उसी को कह रहे हैं यहाँ पर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यहाँ पर देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं CnH2nOn।
इस तरह भी लिख सकते हैं और यहाँ पर ये इस तरह से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाटर दिख रहा है ना, इसीलिए कहा गया हाइड्रेट्स, और कार्बन भी है इसीलिए कार्बन, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसीलिए बोला जाता है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर कहें कि जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, सैकेराइड्स। सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, शुगर। शुगर जो है यहाँ पर, ये जो शुगर हम लोग बोल रहे हैं वो शुगर किस लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्वीट टेस्ट में, इसका जो टेस्ट है वो क्या है, स्वीट टेस्ट है इसका। ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। दूसरी यहाँ पर एक और चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर समझने वाली, कि जैसे जैसे मान लीजिए अगर एक है तो हम लोग बोलते हैं मोनो, अगर 2 शुगर है तो डाई, और 3 है तो ट्राई। तो इसी तरह हम लोग जैसे जैसे हम लोग शुगर का क्या नंबर बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे इसका जो टेस्ट है, जो मीठापन है, वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जैसे अगर मोनोसैकेराइड की बात करें तो वो क्या होता है, टेस्ट उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत मीठा होगा, स्वीट टेस्ट का होगा। लेकिन अगर हम वही पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे तो वो क्या होगा, टेस्टलेस होगा। क्यों? क्योंकि हम पॉली का मतलब मेनी, अभी हम लोग आगे बात करेंगे ना, पॉली का मतलब मेनी, मतलब कई ढेर सारे शुगर यूनिट्स आपस में जुड़े होंगे। तो वो जब वहाँ पर जितना ज़्यादा नंबर बढ़ता जाएगा शुगर का, उतना ही क्या होता जाएगा, धीरे धीरे ये आपका जो स्वीट टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। इसीलिए पॉलीसैकेराइड क्या होता है, टेस्टलेस, और मोनोसैकेराइड क्या होता है, उसमें टेस्ट होता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक और बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कि इनमें बॉन्ड कौन सा बनता है, क्योंकि बेटा हम लोग सब में बॉन्ड पढ़े हुए थे। अमाइनो एसिड में हम लोगों ने पढ़ा था पेप्टाइड बॉन्ड, और हम लोगों ने जब हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा था तो हमने बताया था 2 अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो देखिए हम लोग वहाँ पर भी डीएनए में भी पढ़ाया था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा था ना वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि वहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर था, और वहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर है, तो शुगर है इसलिए वहाँ पर क्या बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। वहाँ पर प्यूरिन पिरिमिडीन के केस में हमने बताया था आप लोगों को कि प्यूरिन के केस में क्या था, N9C1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, और पिरिमिडीन के केस में C1N1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो किन के बीच में बनता है, दो शुगर मोइटीज़ के बीच में क्या होता है, आपका जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो कभी भी एक शुगर मॉलिक्यूल के बीच में नहीं बनेगा। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग के क्लास में बताया है बायोमॉलिक्यूल में, कि जब आप चेन खेलते हैं तो आप एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तब आप दौड़ेंगे। आप अकेले हैं तो कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है ना। बॉन्ड बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ी, आपको एक और पर्सन की ज़रूरत पड़ रही है। वो पर्सन जब आया, जैसे मान लीजिए ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, तो दोनों के बीच में ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो दोनों के क्या हो रहा है, बीच में बन रहा है ना बेटा, दोनों के क्या हो रहा है, बीच में बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक तरह का क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और यहाँ पर जब 2 बॉन्ड, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी बॉन्ड बनता है तो वहाँ से क्या रिलीज़ होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज़ होता है। अब वो वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज़ होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, या हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो कई टाइप का होता है, वो भी हम आपको अभी आगे वाले स्लाइड में बताएंगे कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कई टाइप के होते हैं। एक होता है C1C6 आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आपको अल्फ़ा 1,1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कई तरह के आपको बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और कल की स्लाइड में भी हम आपको आगे बताएंगे। दूसरी चीज़ कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो भी इस फार्मूला को फॉलो करे, मतलब जिनके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनके पास होगा तो क्या हम सबको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे? नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर देखिए, इसीलिए नोट में यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट, जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, C5H10O4 उसका फॉर्मूला है, ये हो गया यहाँ पर। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, ये दोनों इस जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ये जो फार्मूला है, भले इनके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन इस फार्मूला को जो सेटिस्फाई नहीं करेगा
वो आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। मतलब ज़रूरी नहीं है, यहाँ लिखा है ना आपका कि डू नॉट सेटिस्फाई, डीऑक्सीराइबोज डू नॉट सेटिस्फाई द जनरल फार्मूला, हैंस कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी ऑलवेज कंसीडर एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले होंगे तो उनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या फिर हम उसको कार्बोहाइड्रेट ही कहेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये लोग क्या हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है। और ये नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड का यूज़ हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ करते हैं। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला है, जो उसको फुलफ़िल करने के लिए मतलब 3 से ज़्यादा जो है कार्बन का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए लिखा है n मोर देन 3। तो सेटिस्फाई तभी कर पाएगा जब कार्बोहाइड्रेट्स को, जब इस 3 कार्बन से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। मैंने एक बार बताया भी है न्यूक्लिक एसिड में कि पायरॉन और फ्यूरॉन रिंग होती है। तो पायरोनोज यहाँ पर बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो पायरोनोज जो बोल रहे हैं वो पायरॉन रिंग के लिए, और फ्यूरोनोज बोलते हैं तो 5 मेंबर रिंग के लिए बोलते हैं। पायरोनोज जहाँ भी आएगा आप वहाँ पर 6 मेंबर रिंग बोलोगे, क्योंकि ये आपका 6 कार्बन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन का मोइटीज़ है। तो इसीलिए आप इसको क्या बोल रहे हैं, पायरॉन। अगर ये 5 का होता हम क्या बोलते हैं, फ्यूरॉन। तो हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। अल्फ़ा बीटा की भी हम बात कर चुके हैं आपसे कि अल्फ़ा, अगर ये फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, तो उसको आप अल्फ़ा कार्बन कहोगे। अगर OH ग्रुप क्या है, बीटा, ये ऊपर की तरफ है फर्स्ट कार्बन पे ही, तो आप उसको बीटा बोलोगे। ये एनोमेरिक कार्बन, ये भी हम आपको वहाँ पर डिटेल में बताएंगे और हम कई बार बता भी चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरोनोज लिखा है। तो अल्फ़ा का मतलब समझ गए आप लोग, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप क्या है, नीचे की तरफ है। डी मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आपका यहाँ पर डी की बात की गई है, वो आपका हमेशा हम लोग बताए थे कि अमाइनो एसिड जो होता है वो हमेशा लीवर एल फॉर्म में रहता है, और जो मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो हमेशा डी फॉर्म में होगा। तो ये डी और एल ये सब क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिटेल में। ठीक है, हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे। इनिशियोमर क्या है आपका, ये सब क्या है, हम वहाँ पर डाइनिशियोमर, ईपीमर, एंडोमर सब क्या है, हम ये पायरॉन फ्यूरॉन सब बताएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा और अल्फ़ा यूज़ किया गया है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया कि ग्लूकोपायरोनोज लिखा जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पायरोनोज क्या है। तो ये पायरोनोज क्या है बेटा, जब भी 6 मेंबर रिंग की बात की जाएगी। अगर यहाँ फ्यूरोनोज लिखा होता ग्लूकोफ्यूरोनोज, तो वो 5 मेंबर हो जाता। जैसे फॉर एग्जांपल बताइए फ्यूरोनोज का क्या आप बताएंगे, अगर बताना होगा तो फ्यूरोनोज का हम लोग बताएंगे डीऑक्सी और राइबोन्यूक्लिक एसिड की जब बात होगी तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वो इसीलिए यहाँ पर बात किया गया था। ठीक, तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में इतना क्लियर होना चाहिए। क्लियर है तो नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम यहाँ पर आपको बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एक एक करके हम रोल की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है। दे आर मोस्ट अबेंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको हम यहाँ पर एक चीज़ बता दे रहे हैं, आप एज अ नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ बता सकते हैं, आप यहाँ पर बोल सकते हो, एज अ नोट भी लिख सकते हो कि जो कार्बोहाइड्रेट है, आपका जो ब्रेन है, आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम और कार्डियक सिस्टम, ये कार्डियक सिस्टम, ठीक है, इन तीनों को, या फिर आपके ये सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी आपके हैं, इन सभी को क्या है, 95% क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, 95% क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। 5% में ये थोड़ा बहुत प्रोटीन और थोड़ा बहुत विटामिन और थोड़ा बहुत लिपिड को लेते हैं। लेकिन ब्रेन, नर्वस सिस्टम और कार्डियक सिस्टम जो हमारी बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, उनको 95% हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमारे ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, एज अ प्राइमरी फ्यूल बोलते हैं। कि जब भी आपको चक्कर आता है तो कोई ये नहीं बोलता है कि लिपिड या घी खिला दीजिए, या कोई ये नहीं बोलता है कि प्रोटीन वाला कोई चीज़ पिला दीजिए। आपको हमेशा क्या दिया जाता है, ग्लूकॉन डी या कुछ भी मीठा चीज़ खिलाया जाता है, तो आप नॉर्मल जाते हैं। क्यों, उसके पीछे बहुत ढेर सारा रीज़न है। हम एक रीज़न आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक। प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होगा, आपका 2 अमाइनो एसिड जुड़े हैं तो पेप्टाइड, और लिपिड में ईस्टर बॉन्ड। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो ग्लाइकोसिड, तीनों ही कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड पहले टूटेगा, प्रोटीन का उसके बाद, और लिपिड का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है।
ठीक है। दूसरा रीज़न है कि कार्बोहाइड्रेट में जब हम ग्लूकोज़ की बात करते हैं तो ग्लूकोज़ को तोड़ते हैं जब हम हैं, तो ग्लूकोज़ जब ब्रेक होता है, तो ब्रेक डाउन करना है हमें, तो कौन सा पाथवे चलेगा? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे हमारा रन होता है, तो वो ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज़, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। जब हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे में ग्लूकोज़ को तोड़ते हैं तो वो ग्लाइकोलिसिस पाथवे में ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट। और वो पायरुवेट कहाँ इंटर करता है आपका? जब ग्लूकोज से हम क्या बनाते हैं? पायरुवेट। तो वो पायरुवेट कहाँ इंटर करता है? हमारा टीसीए साइकिल में। ठीक है। तो यहाँ लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें, मतलब अमाइनो एसिड की, अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड में क्या होगा? ट्रांस एनिमेशन, डी एमिनेशन, ये सारी चीज़ें चलेंगी, तब जाके वो टीसीए साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। और लिपिड में भी क्या होगा? लिपिड का पहले में एक्टिवेशन कराएंगे, फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? ब्रेक डाउन कराएंगे, बीटा ऑक्सीडेशन कराएंगे, फिर उसके बाद वो टीसीए साइकिल में इंटर करेगा। और दूसरी चीज़ की, हाँ, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारा प्राइमरी फ्यूल्स की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर बात करेंगे कि पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सेल सेल मेम्ब्रेन जब आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप वहाँ पर पढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, आपने देखा होगा कि वहाँ कोलेस्ट्रॉल और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, और एक आपको दो और दिखता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, और यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड में क्या मतलब है? ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लिपिड का मतलब लिपिड। तो यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो आपका हेल्प करती है सिग्नल ट्रांसडक्शन में। ठीक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है? सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब सेल को इन्फॉर्मेशन भेजने का काम। जैसे मान लीजिए ये आपकी सेल है, और सेल को इन्फॉर्मेशन कैसे भेजी जाती है? ये पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है हमको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच में क्या होता है? साइटोसोल। अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर। मतलब हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल आया है और इसको अब काम कराना है, एक्टिवेट कराना है? तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में ये जो रिसेप्टर है, जैसे मान लीजिए पेन और कैप ले लीजिए, तो हर एक पेन का अपना क्या होता है? पर्टिकुलर कैप होता है। तो हर एक एंजाइम का अपना एक सब्सटेंस होता है। वैसे ही जो ये लाइगेंड है, ये जो रिसेप्टर है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन पर। और ये रिसेप्टर जो होता है पर्टिकुलर किसी एक ही मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग रिसेप्टर है। जैसे इंसुलिन के लिए है, तो ये इंसुलिन का रिसेप्टर है। इंसुलिन क्या कर रहा है? लाइगेंड की तरह काम कर रहा है। और ये रिसेप्टर जो है उसकी किसकी तरह वर्क कर रहा है? आपका ये रिसेप्टर आपका किससे, ये रिसेप्टर जो है वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर डिटेल में जा कर के पढ़ेंगे कि ये रिसेप्टर किससे बना है, तो आप बोलेंगे वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना है। और यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही रिसेप्टर अपने लाइगेंड से बाइंड करता है, ठीक है, तो अगर आपने पेन पकड़ा है, अगर पेन से कैप बाइंड किया, तो फिर क्या हुआ? आपके हाथ में अगर आपने लिया है तो वो क्या होता है? कन्फर्मेशन, कुछ तो कन्फर्मेशन चेंज ही हुआ होगा। ठीक है। तो कन्फर्मेशन क्या होता है? आपकी क्लास 9 की बुक में भी ये बात लिखी गई है कि आपका जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है वो कैसे होता है। आपका प्लाज्मा में पहला जो इन्फॉर्मेशन जाता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ये रिसेप्टर से जैसे ही कोई मॉलिक्यूल बाइंड किया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता चला, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ भेजता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कहाँ आता है? न्यूक्लियस से। तो ये एक तरह का सिग्नल ट्रांसडक्शन है। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कहाँ जा रहा है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस। तो ये डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग होती है। तो डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग में मतलब रिसेप्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो रिसेप्टर किससे बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन से। खैर, आप लोग बीएससी के बच्चे हैं, ये एक आगे चल के एक पूरा चैप्टर ही बन जाता है, ये अभी आपको थोड़ा सा बस समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। हम अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो सेलुलोज, जो कि आपका क्या है? प्लांट में मोस्ट अबेंडेंट शुगर माना जाता है। तो सेलुलोज जो है वो क्या है? आपका स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जो स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे सेलुलोज हो गया। अब यहाँ पर जो फंजाई है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या होती है? आपकी मोस्ट आउटर कवरिंग। ठीक है। और आपका ये जो सेल वॉल है वो क्या होता है? रिजिड होता है। ठीक है। तो सेल वॉल किस में एब्सेंट होता है? एनिमल में। लेकिन प्रेजेंट किस में होता है? आपका प्लांट में, फंजाई में, एल्गी में। ठीक है। तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो क्या है? आपकी ये सेलुलोज की बनी हुई है। लेकिन अगर हम काइटिन की बात करें तो काइटिन भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि काइटिन किस में आएगा, मोनो में, पॉली में, किस में आएगा। तो काइटिन जो है वो आपका क्या है? वो भी सेल वॉल है, किसकी? आपकी फंगस की।
ठीक है। फंगस की सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, काइटिन की बनी होती है। या इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट की भी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, काइटिन की ही बनी होती है। ठीक है बेटा। अब हम प्रिकर्सर की बात करें तो फैट प्रिकर्सर की तरह काम करेगा फैट के लिए और न्यूक्लिक एसिड के लिए, क्योंकि अगर आप बात करिए डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो शुगर वहाँ आ रहा है ना, तो इसीलिए डीएनए और आरएनए दोनों में क्या है, डीऑक्सी और राइबोज शुगर, तो दोनों में क्या है, इसीलिए ये प्रिकर्सर की तरह काम करता है। अब यहाँ पर क्या है कि सेलुलर फंक्शन, कुछ ऐसे सेल की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। सेल अडेशन मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। सेल अडेशन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो एक सेल को दूसरे सेल से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, अभी कैसे करेगा वो भी हम बताएंगे आपको। आपका यहाँ पर क्या दिया है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं करते हैं। कई ढेर सारे जब ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन लीवर की एक सेल होती है, लीवर की सेल जो होती है उसको हम हिपैटोसिटिक सेल कहते हैं। और ये हिपैटोसिटिक सेल जो होती है वो लीवर की ही होगी। हर एक की अपनी अपनी सेल्स होती हैं, स्पेसिफिक सेल्स होती हैं। जैसे लीवर की हिपैटोसिटिक सेल्स है, तो यहाँ पर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट, ग्लूकोज जाकर के स्टोर नहीं होता है, क्योंकि लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो लीवर का फंक्शन क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। और ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज का कई ढेर सारे ग्लूकोज जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन जाकर के क्या होता है, हिपैटोसिटिक सेल में क्या हो जाता है, स्टोर होता है। और जब हमको ज़रूरत होती है, जब हम फास्टिंग कंडीशन पे होते हैं, तो मतलब भूखे होते हैं, तब हमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हमें चक्कर आकर के हम तुरंत गिर जाते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो लीवर स्टोर किया है, तो उसका वो तोड़ करके वो आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम। क्योंकि यहाँ पर सिंथेसिस हो रही है, बन रहा है, कोई भी चीज़ बना रहे हो ना आप, तो सिंथेस इसीलिए बोला गया है। अगर यहाँ ब्रेक डाउन करना होता तो वहाँ पर हम फॉस्फोराइलेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। एक और फंक्शन उसका हाई, मतलब लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है, लुब्रिकेशन की तरह या शॉक एब्जॉर्बेंस की तरह। तो एक आपका है हाई ह्यालुरोनिक एसिड, जो कि आपका एक पॉलीसैकेराइड है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो ये आपका हाई ह्यालुरोनिक जो एसिड है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका यहाँ पर ओवा की अगर हम बात करें तो ओवा की जो मोस्ट आउटर कवर होती है उसको हम कहते हैं क्यूमुलस लेयर। ये क्यूमुलस लेयर को एक दूसरे से चिपकाने का काम या फिर ग्लू की तरह काम करने का, इसको हम कहते हैं हाई ह्यालुरोनिक एसिड, एक तरह का सीमेंटिंग सब्सटेंस है। ये सीमेंटिंग सब्सटेंस की तरह काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके खिलाफ जो एंजाइम है वो किसके पास प्रेजेंट है, स्पर्म के पास प्रेजेंट है। तो स्पर्म क्या करता है, स्पर्म के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम हाई ह्यालुरोनिडेज एंजाइम कहते हैं। ये हाई ह्यालुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, ओवा को क्या करता है, ओवा की जो के ऊपर जो आउटर लेयर है हाई ह्यालुरोनिक एसिड, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो जब ये डाइजेस्ट करता है तो ये क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करता है। तो इसीलिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करता हुआ दिखाया गया है। और दूसरा, ये साइनोवियल फ्लूइड्स जो होती है, जो जॉइंट्स में हमारे साइनोवियल फ्लूइड्स है, उसमें वहाँ पर ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हाई ह्यालुरोनिक एसिड का थोड़ा फंक्शन है, हम लोग फिर से एक बार जब हम पॉलीसैकेराइड पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे आपको। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये हम लोग अभी अभी बताएं कि मैक्रो मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक नेचर का है, सैकराइड क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको 3 कैटेगरी में स्पेशली डिवाइड किया गया है, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और हम यहाँ बोल सकते हैं कि मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ठीक है, सिंपल। आप लोग ये सब इसलिए फ्लो चार्ट बनाएं कि आप अगर एज अ नोट्स यूज़ करना चाहें तो आप एज अ नोट्स इसको क्या कर सकते हैं बेटा, यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट 2 कैटेगरी में, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या है आपका, मोनोसैकराइड। तो मोनोसैकराइड की बात करें, मोनो का मतलब हम कई बार आपको बताए हैं 1 से होता है, ठीक है, मोनो का मतलब एक, ठीक। तो यहाँ पर ओनली 1 शुगर रेसिड्यू। और ये जो क्लासिफिकेशन आप करते हैं, ये हमेशा आप याद रखिएगा, जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया जा रहा है वो किस बेसिस पे किया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर कितना शुगर मॉलिक्यूल है आपका, एक है। तो मोनो का मतलब इसलिए एक ही शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हम मोनोसैकराइड बोल रहे हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल शुगर, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल है तो ये सिंपल शुगर है। और इसको हम दोबारा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक ही है उसको हम क्या क्या करेंगे, तोड़ करके, है ना। तो इसीलिए मोनोसैकराइड को हम क्या करते हैं, दोबारा हाइड्रोलाइज हम नहीं करते हैं, ठीक।
और दूसरा यहाँ पर ये दो कैटेगरी में डिवाइड है, दो ग्रुप के बिहाफ पर हम इसको दो तरह से ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक एल्डोजेस और एक कीटोजेस। ठीक है, अभी हम आगे बता रहे हैं इसके बारे में। डाइसैकेराइड के डाई का मतलब क्या होता है, दो, तो दो शुगर मॉलिक्यूल जिनमें प्रेजेंट होंगे, और इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, इनके पास एल्डिहाइड और कीटोज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसको हम रिड्यूसिंग कहते हैं, जिनमें नहीं होते हैं उनको हम नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं। तो ये सब हम अलग सी स्लाइड में बताएंगे। यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग में दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। एक पे हमने बताया था ना आपको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कई टाइप का होता है। देखिए C1C1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, C1C2 ग्लाइको, ये C1C2 या C1C1 क्या है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का C1 का पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पहला कार्बन जब अटैच होगा, बॉन्ड बनाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो वो हम क्या कहेंगे, C1C1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो उसमें क्या आता है, ट्राइहुलोज, ये इसका एग्जाम्पल है। जब C1 और C2 मतलब एक का C1 वाला और एक का C2 वाला कार्बन जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज। तीसरा, अगर हम रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो ये आपसे कभी भी पूछ लेता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल बताइए। रिड्यूसिंग का वाइवा में भी पूछता है, तो आपको बताना पड़ता है, और उनमें कौन सा बॉन्ड होता है ये भी बताना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग शुगर में C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके क्या है, लैक्टोज, माल्टोज और सेलुलोज। ठीक, और जब C1 और C6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का बात होगा तो वहाँ पर आइसो, माल्टोज और ये सभी की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, वैसे आप लोग ज़्यादातर देखेंगे कि ओलिगोसैकेराइड के अंदर ही डाइसैकेराइड आता है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है आपका। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड की। तो यहाँ ओलिगोसैकेराइड मतलब तीन या 10 शुगर रेसिड्यू की जब हम बात करेंगे तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हम एक और चीज़ आपको बता दे रहे हैं, एक मिनट। जब भी हम ओलिगोसैकेराइड की बात करेंगे तो 3 और 10 शुगर रेसिड्यू की जब हम बात करेंगे, मतलब 2 की बात करें तो डाई, लेकिन जब 2 से ज़्यादा होगा तो हम किस कैटेगरी में लाएंगे, 3 और 10 रेसिड्यू का रहेगा तो ओलिगोसैकेराइड। और ये कॉम्प्लेक्स में आपका क्या, स्पेशली पॉलीसैकेराइड ही आता है। ठीक है, तो हमको इसी कैटेगरी में हम इसको भी क्या करते हैं, ओलिगोसैकेराइड को डालते हैं। लेकिन आप बहुत सी बुक में डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एक ही साथ देखते हो आप। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल है रिफेम्फिनोज, स्टैकिनोज, और ये तीनों की हम बात करेंगे। रिफेम्फिनोज की अगर हम बात करें बच्चा, तो यहाँ पर ये क्या है, ट्राइहुलोज है, एक तरह का ट्राइसैकेराइड है। ठीक है, एक तरह का ट्राइसैकेराइड है। और अगर हम इसकी हम बात करेंगे तो ये अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो आप अगर हम यहाँ पर स्टैकिनोज की बात करेंगे तो स्टैकिनोज क्या है, 2 गैलेक्टोज और 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज से मिलकर के बना है। ठीक है, और जब हम वेर्बेकोज की बात करेंगे तो 3 गैलेक्टोज और 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज से मिलकर के बना हुआ है। तो ये आपसे कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। हालांकि हम इसको थोड़ा बताना चाहते हैं डिटेल में, लेकिन हम यहाँ बताएंगे नहीं। आप लोग बस बीएससी के हैं तो ये इतना ही जानिए कि किससे किससे मिलकर के बना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानने की ज़रूरत है। पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करेंगे तो पॉलीसैकेराइड क्या है आपका, पॉलीसैकेराइड, हम पॉली का मतलब क्या है, मेनी, और तो जब ढेर सारे शुगर मॉलिक्यूल्स मोर देन क्या है 10 शुगर यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादातर हेक्सोज शुगर आते हैं। ठीक, हेक्सोज शुगर इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो 2 टाइप का होता है ये, मोनोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो मोनोपॉलीसैकेराइड की 2 कैटेगरी होती है। एक आप स्ट्रक्चर के कुछ ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होंगे जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो स्टोर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और स्टोरेज का काम 2 पार्ट में डिवाइड होता है जब हम होमोपॉलीसैकेराइड पढ़ते हैं। लेकिन हेट्रोपॉलीसैकेराइड का मेन फंक्शन है आपका क्या, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अलग से हम पढ़ाएंगे। होमोपॉलीसैकेराइड 2 टाइप का है, यहाँ पर स्टार्च और ग्लाइकोजन। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाई हियालुरोनिक एसिड क्या है, एक तरह का हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करें मोनोसैकेराइड की, तो मोनो का मतलब यहाँ पर हमने अभी आपको बताया है कि 1। ठीक है, और ये क्या है, एक सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंपल शुगर कहा जाता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, इसीलिए इसका जो रेशियो है वो क्या है, 1:2:1 रेशियो है। इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है, CnH2ON। ठीक, देखिए
एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोनोसैकेराइड जो है वो एक ही है, तो एक को क्या तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए, बीच में दो बॉन्ड होना चाहिए ना, बॉन्ड होगा तभी तो आप उसको तोड़ेंगे। तो मोनो का मतलब जब एक ही है तो उसको आप क्या तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड बट ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर कभी इंटरव्यू से पूछा जाए कि हाइड्रोलिसिस होती है कि ऑक्सीडाइज होता है, तो आप बताओगे हाइड्रोलाइज तो नहीं होता है लेकिन ऑक्सीडाइज होता है मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड को डिवाइड किया गया है उनके फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पर और नंबर ऑफ कार्बन एटम के बिहाफ पर, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड जो है बच्चा, उसको अगर आप देखेंगे तो कई तरह के मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था मोनोसैकेराइड में क्या है, दो, एक एल्डोज और एक क्या है, कीटोज शुगर, ठीक है। जब एल्डोज रहेगा तो एल्डोज शुगर कहेंगे और अगर कीटोन ग्रुप रहेगा तो कीटोज शुगर कहेंगे। अभी आपको समझ आ जाएगा कि कीटोज कैसे पहचानेंगे, कीटोन ग्रुप कैसे, एल्डोज ग्रुप पहचानेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो एल्डोज शुगर और कीटोन ग्रुप रहा तो कीटोज शुगर। अब यहाँ पर देखिए कई तरह के एग्जाम्पल हैं। ट्राइलोज का मतलब 3 कार्बन वाला, टेट्रोलोज मतलब 4 कार्बन वाला। तो इसका फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर एन जो है वो क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। यहाँ 3 होगा क्योंकि ये 3 कार्बन का है तो ट्राइलोज। और उसका एग्जाम्पल क्या है आपका, ग्लिसरल्डिहाइड। एल्डोज के केस में क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन किसके केस में है, जब हम कीटोज की बात करेंगे। 4 कार्बन के एग्जाम्पल्स क्या है, टेट्रोलोज, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7। तो 6 कार्बन, ऐसे ऐसे सारे कार्बन वाला, ठीक। तो यहाँ पर भी उसका फॉर्मूला में क्या हो रहा है, 4 2 ऐसे से लगता जा रहा है। तो इसका एल्डोस मतलब भी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि इरिथ्रोस के स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखेगा, एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा। राइबोस के स्ट्रक्चर, राइबोस, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस वाला वो हम राइबोस बोल रहे हैं, ठीक है। राइबोस के स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे आपका, वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो एल्डोस को हम ओज, लास्ट में आप देखिए सब में क्या है, ओज आ रहा है, ठीक है। राइबोलोज, इरिथ्रोज, ग्लूकोज। और कीटोज के टाइम पे ओलोज आएगा, ठीक है। इसका सफिक्स हम इसी से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज किसके अंदर आएगा, जब ग्लूकोज की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, एल्डोज शुगर है वो, ठीक है, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन अगर हमसे कोई फ्रक्टोज के बारे में पूछे, डिफरेंस पूछे, तो हम कहेंगे कि नहीं, फ्रक्टोज जो है उसके पास क्या है, कीटोन ग्रुप है। अभी हम दिखा भी रहे हैं आपको, यहाँ देख लीजिए आप। ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का अगर स्ट्रक्चर देखिए तो एल्डिहाइड ग्रुप को पहचानने के लिए यहाँ पर हमने आपको बताया था ना, C डबल बॉन्ड O और H रहेगा। लेकिन अगर और फर्स्ट कार्बन पे रहेगा, ये भी बात आपको ध्यान देनी है कि फर्स्ट कार्बन पे रहेगा। लेकिन अगर हम कीटोन की बात करेंगे तो फर्स्ट कार्बन पे नहीं होता है, वो दूसरे कार्बन पे होता है। इसलिए हमने क्या लिखा है, 2 कार्बन, और यहाँ क्या लिखा है, C1। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिफाइन करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो फर्स्ट कार्बन पर है और उसका वहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ क्या होगा, हमेशा H रहेगा और फर्स्ट कार्बन पे रहेगा। लेकिन जब कीटोज की बात करेंगे, कीटोन शुगर की बात करेंगे, जैसे फ्रक्टोज जो है वो कीटो शुगर है, तो वो इसके पास सेकंड कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड। तो जिनमें C डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आएगा हम तुरंत समझ जाएंगे वो हमारा क्या है, हमारा कीटोस की बात हो रही है। और जब एल्डिहाइड ग्रुप आएगा तो हम समझ जाएंगे एल्डोज शुगर है। तो एक तरीका तो ये है एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉलिकुलर फार्मूला डिसाइड नहीं करता है कि वो एल्डिहाइड होगा, एल्डोज शुगर होगा कि कीटोज शुगर होगा। सिर्फ और सिर्फ डिफाइन हम किसके बिहाफ पर कर रहे हैं, ग्रुप के बिहाफ पर डिफाइन कर रहे हैं कि वो एल्डोज होगा कि कीटोज होगा। तो यहाँ पर क्यों, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें तो C6H12O6 उसका भी होता है, इसका भी होता है। तो हम क्या दोनों को क्या बोलेंगे, दोनों एक ही हैं। तो ग्रुप के मॉलिकुलर फार्मूला के बिहाफ पर डिसीजन नहीं हो रहा है, किस बिहाफ पर, और कि किसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है और किसके पास क्या है, कीटोज ग्रुप है, ठीक। तो इसीलिए लिखा है मोनोसैकेराइड्स के क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अभी हम आपको, ठीक। तो एक तरीका बेटा ये हो जाता है। तो ये बात यहीं पर क्या लिखी गई है जो हमने अभी आपको यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ आएगा तो हमें बताइएगा। अब यहाँ पर कीटोस के लिए देखिए, हम जैसे यहाँ डी ग्लिसरल्डिहाइड, अभी हमने बताया ना डी ग्लिसरल्डिहाइड, डी हमेशा क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लोग शुगर की बात कर रहे हैं। शुगर हमेशा किस कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होता है, डी। अगर हम अमाइनो एसिड की बात करेंगे तो एल कन्फर्मेशन। तो डी ग्लिसरल्डिहाइड किस में आ रहा है, एल्डोज ट्राइओज। अगर आपको ये पता करना है कि ये कितने कार्बन का है, तो आप क्या इसको देख करके नहीं बता पाएंगे कि ये कितने कार्बन का है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये आप यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड लिखा, अब ये कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का, 1 2 3,
3 कार्बन बना लीजिए। फिर उसके बाद आपको कैसे पता चला कि ये एल्डिहाइड कीटोन है, तो ये आप फंक्शनल ग्रुप देख करके बता दिए कि ग्लिसरॉल्डिहाइड किसके अंदर आ रहा है, इसके पास एल्डोज है, तो इस एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या होगा, एल्डोज। और ट्राइलोज क्यों बोला गया, क्योंकि 3 कार्बन का है, तो एल्डो ट्राइलोज बोला गया। ऐसे ही बेटा यहाँ पर टेट्रोज जो बोला गया है, यहाँ पर भी क्या देखिए कि आपको दिख रहा है ना। अब जैसे पेंटोज, ये पेंटोज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एल्डो पेंटोज लिखा हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, राइबोज, और इसका क्या एग्जांपल है, टेट्रा का आपका इरिथ्रोज। ठीक, तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए एल्डोज बोला जा रहा है। अब यहाँ पर कीटोन और इसका तो हम बता ही चुके हैं। तो देखिए बहुत टफ नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें तो 6 कार्बन होगा ना, ये देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है, तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि C6 बोला गया है। तो ठीक है, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का होता है। और अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कहें तो कितना होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 180 डाल्टन होता है। तो बताइए 2 ग्लूकोज का कितना होगा, जोड़ दीजिए उसको। और 2 ग्लूकोज को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी तो बनाएंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी क्या होगा, दो शुगर मॉलिक्यूल किससे जुड़ा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो जुड़ रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जो आप जोड़ रहे हैं, तो वहाँ से वाटर को निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, वाटर भी निकलेगा। तो वाटर निकलता है तो क्या एक 18 कम कर लेंगे, ठीक। तो वहाँ वाटर जब निकल, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक का तो 180 है, तो यहाँ से वाटर को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो वाटर का कितना होता है 18, और 2 ग्लूकोज को जोड़ लीजिए 180, ठीक। जितना आएगा उसमें से 18 माइनस कर दीजिए, क्योंकि वाटर क्या हो गया, निकल गया है। उसको माइनस करके आपका क्या आ जाएगा, टोटल मॉलिक्यूलर। ऐसे ही आपका क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसको जोड़ करके बताइए कितना होगा। तो 3 को 180 कर लीजिएगा, और दो के बीच में एक अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, तो 3 शुगर मॉलिक्यूल के बीच में कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे, 1 2 बनेगा। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल मतलब 18 जोड़ के उसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो ग्लूकोज का जो कन्फर्मेशन होता है वो कई, देखिए बीएचयू के एंट्रेंस में भी पूछा है हमने आपको, राइबोज में भी बताया था कि हाफ चेयर कन्फर्मेशन होता है, फुल चेयर कन्फर्मेशन किस में होता है, आपका ग्लूकोज में। तो ये कभी कभी एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने आपको यहाँ डाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए ग्लूकोज को हम और क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज, ठीक है। और जैसे फ्रक्टोज को लेवोटोज भी कहते हैं, और क्योंकि लीवो रोटेटरी है इसीलिए। और ग्लूकोज को डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी हम लोग बात करेंगे जब OH ग्रुप राइट साइड है तो हम क्या करेंगे, डेक्स्ट्रो बोलते हैं। और OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आपका लीवो रोटेटरी। और ये इसको हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता और घटता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है आपका ब्लड में। और ग्लाइकोलिसिस भी करता है आपका ग्लूकोज। और ये ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। और ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, रन होती है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में रन होती है। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें बेटा, फ्रक्टोज जो है वो बहुत मोस्ट अबेंडेंट है सीमेन के में। जब आप स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एज अ एनर्जी सोर्स फ्रक्टोज काम करता है, ठीक है। कुछ अब अगर ग्लूकोज से रिलेटेड हम डिजीज़ की बात, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डिजीज़ की अगर हम बात करें, तो आप अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख देंगे तो क्या लिख सकते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। 2 होता है, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस और एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो क्या होता है, टेस्ट ऑफ यूरिन, ठीक है। ग्लूकोज का कंसनट्रेशन उसमें देखने को मिलेगा, और इंसिपिडस में टेस्टलेस होता है। तो और दूसरा क्या है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, ठीक है, गैलेक्टोसीमिया। ये सभी क्या है, आपके ग्लूकोज से रिलेटेड डिजीज़ है, मतलब कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड डिजीज़। अब देखिए यहाँ पर ट्राइयोज जो हम लोग बात कर रहे थे उसका एग्जांपल क्या है, 3 कार्बन वाला क्या था, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसका ये आपको कहाँ पर इसका फंक्शन अगर हम देखना चाहें तो हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस पाथवे पढ़ते हैं तो हम लोग वहाँ बोलते हैं कि ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज बहुत 10 स्टेप वाला प्रोसेस है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये ऐसे ऐसे बनता है। तो वहाँ पर आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपका कहाँ है, इंटरमीडिएट है आपका ग्लाइकोलिसिस पाथवे में, ठीक है। इसी तरह इरिथ्रोज है, इसका हम रोल हम पीपी पाथवे में भी देखेंगे, मतलब पेंटोज पाथवे में, ठीक है। पेंटोज फॉस्फेट राइबोज का हम लोग रोल कहाँ देखे थे, RNA और न्यूक्लियोटाइड में हम लोग देखे थे, ठीक है। और कोएंजाइम में भी ATP NAD+ ये सब में हम लोग देखते हैं,
ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या है, सबका फंक्शन लिखा गया है, ग्लूकोज का क्या है, सबका क्या फंक्शन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने ये फ्लो चार्ट बना दिया कि अगर बाय द वे आपको टाइम नहीं है तो आप क्लासिफिकेशन बना करके इसको एज अ लॉन्ग आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है, कि मोनोसैकेराइड क्या है, स्वीट होता है, सॉल्युबल होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। लेकिन पॉलीसैकेराइड क्या होता है, टेस्टलेस होता है। देखिए लिखा है ना टेस्टलेस। टेस्टलेस क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल बढ़ाते जाएंगे उसका टेस्ट क्या होगा, लॉस होता जाएगा। स्वीट टेस्ट क्या होता जाएगा, लॉस हो जाएगा। और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक, और एमॉर्फस नेचर का होता है। तो हेक्सोस के अंदर जैसे मान लीजिए जब भी आप पॉलीसैकेराइड पढ़ते हैं तो आप ये नहीं सुनते हो कि राइबोज 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 जुड़ा हुआ है। आप ये हमेशा बोलते हैं कि ग्लूकोज 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 जुड़ा है, या फ्रक्टोज 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 जुड़ा है, या गैलेक्टोज 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 जुड़ा है। तो ज़्यादातर हेक्सो शुगर होते हैं, हेक्सोज शुगर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हेक्सोज शुगर का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड में क्या है, आपका शुगर एसिड है। शुगर एसिड कहने का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जांपल ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है, ये सारे ग्लूकोनिक एसिड, ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अमीनो शुगर, जब मोनोसैकेराइड हैविंग अमीनो ग्रुप, जब उसके पास अमीनो ग्रुप होगा, इसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपका हम डाल देंगे। तो अमीनो, आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अमीनो शुगर का, तो वहाँ पर जैसे डी ग्लूकोसामाइन का देखेंगे तो वहाँ उसके स्ट्रक्चर में आपको अमीनो ग्रुप लास्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है। डी गैलेक्टोसामाइन देखेंगे तो उसके लास्ट के स्ट्रक्चर में अमीनो ग्रुप आपको NH2 ग्रुप क्या होगा, NH2 ग्रुप देखने को वहाँ पर मिलेगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल माइन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जो आउटर मोस्ट वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, नैग और नैम की, एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन और एन एस्टिल म्यूमेरिक एसिड। तो ये हम लोग यहाँ पर उसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। डीऑक्सीराइबोज शुगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है फाउंड बाई डीऑक्सीजिनेशन ऑफ राइबोज शुगर। तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज का, अगर हम राइबोस और डीऑक्सीराइबोज की अगर हम बात करें तो राइबोज शुगर का फॉर्मूला क्या होगा, C5H10O5, और डीऑक्सीराइबोज शुगर का क्या है, C5H10O4। तो यहाँ पर O4 O5 आप देख रहे हो, तो बताइए मॉलिकुलर वेट किसका ज़्यादा है, राइबोज शुगर का। क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके दूसरे कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे दोनों पे OH ग्रुप होता है, लेकिन DNA के केस में क्या होता है, इसके दूसरे कार्बन पे क्या होता है, HH ही होता है। ठीक है। तीसरे कार्बन पे OH और H होता है, लेकिन दूसरे कार्बन पे क्या होता है, हमेशा H होता है। तो एक क्या है, O कम है, तो इसीलिए क्या लिखा गया है, फॉर्म्ड बाई डीऑक्सीजिनेशन। डी जब लग गया, निकल गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है उसका मॉलिकुलर वेट कम होता है एज ए कंपैरिजन टू राइबोज शुगर। ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें तो इसका इंपॉर्टेंट रोल हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूक्लिक एसिड में, कि इसका इंपॉर्टेंट रोल हमें न्यूक्लिक एसिड में हम लोगों ने देखा था। ठीक है। अब जो चौथा इसका है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर एल एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C में भी आपको क्या इसका रोल देखने को मिलता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड का। तो यहाँ पर ये सारे जो हैं आपको यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें बता देंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।